पर्यावरण का सही अर्थ है, सही अर्थ मतलब किससे लिया गया है? केवल प्राकृतिक संसाधन, या फिर केवल जीव जंतु, या जीव और उनके चारों ओर का परिवेश, या फिर केवल वायु। तो मित्रों, पर्यावरण में जीव और उनके चारों ओर के परिवेश दोनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैव घटक कौन सा है? घटक दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। तो जैव घटक कौन सा है? जल है, मिट्टी है, पौधे हैं, या फिर तापमान है। तो मित्रों, जल, मिट्टी और तापमान ये क्या है? ये अजैव हैं, इनमें जीव नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों में जीव होता है, सजीव हैं, इसलिए जैव घटक कहलाते हैं। निर्जीव घटकों में शामिल नहीं है, यानी जिसको अजैव घटक भी कह सकते हैं। वायु, जल, जीवाणु और प्रकाश शामिल नहीं है। मतलब यहाँ पर भी आपसे जैव घटक ही पूछा गया है, तो इसमें क्या है? जीवाणु होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन पूछा जा रहा है, यानी जो कभी खत्म ना होने वाला हो, जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो मित्रों, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एक बार यूज कर लें, फिर उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे। जबकि सौर ऊर्जा का आप प्रतिदिन सोलर प्लेट के माध्यम से या और अन्य माध्यमों से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय है? नदियों को मोड़ना, वर्षा जल संचयन, अधिक बांध, या फिर जल का व्यवसायीकरण। जल संरक्षण का सबसे बेहतरीन उपाय है वर्षा जल का संचयन करना। वर्षा के जल को संचित कर लिया जाए। हाउस गैस नहीं है, नहीं है पूछा गया, ध्यान रखना, नहीं तो गलती कर जाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, N2 मतलब नाइट्रोजन और N2O मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें से कौन सी गैस नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन केवल नहीं है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अगला प्रश्न है मित्रों, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है? वन रोपण, अतिवृष्टि, वनों की कटाई या फिर जैविक खेती। देखिए, वन रोपण से जितना ज़्यादा वृक्ष होगा पर्यावरण फ्रेंडली होगा, मित्रवत होगा। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और जैविक खेती में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वनों की कटाई ये समस्या क्रिएट करता है और मृदा अपरदन का कारण बनता है। निम्न में से नवीकरणीय संसाधन हैं कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन पूछ रहे हैं मित्रों, तो नवीकरणीय इसमें सौर ऊर्जा है, बाकी ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज, वर्षा जल, कृषि रसायन। नहीं है पूछ रहा है, कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें वर्षा का जल जल प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव अपघट्य कचरा है? जैव अपघट्य कचरा कौन सा? प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन या फिर सब्जियों के छिलके। अपघट्य, जैव अपघट्य मतलब जिसको जीवाणु सड़ा गला सकते हैं। तो मित्रों, प्लास्टिक को नहीं सड़ा गलाया जा सकता, कांच भी नहीं सड़ाया गलाया जा सकता, और पॉलीथीन तो इतनी जल्दी सड़ता गलता ही नहीं। सब्जी के छिलके हैं तो ये सड़ गल जाते हैं, इसलिए यही जैव अपघट्य कचरा है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण है? क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, मानव गतिविधियां, मौसम परिवर्तन या फिर जीवाणु। मानव गतिविधियां, क्योंकि इसमें वनों की कटाई हो रही है, पर्वतों को तोड़ा जा रहा है, बहुत सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो इसमें मानव गतिविधियां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण से संबंधित दिवस है? 5 जून, 22 अप्रैल, 21 मार्च, 16 सितंबर। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि नहीं है। भाई, वन संरक्षण की बात हो रही है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, और यही आपका वन संरक्षण से संबंधित है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। दिवसों को भी याद रखिए। ये आपका क्या है? तो ये पर्यावरण दिवस है, 5 जून पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 21 मार्च को वन दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। क्या होता है? ओजोन दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन अपघटक हैं? शेर, घास, कवक या फिर हिरण। तो घास उत्पादक है, हिरण प्रथम स्तर का उपभोक्ता है, शेर द्वितीय स्तर का उपभोक्ता है और कवक अपघटक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई है?
ध्वनि प्रदूषण की इकाई है हर्ट्ज या फिर डेसिबल या फिर जूल या फिर वाट। मित्रों ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है डेसिबल। हर्ट्ज जो होता है ये तरंगों की इकाई होती है, ध्वनि तरंगों की। जूल कार्य का मात्रक है और वाट शक्ति का है। शक्ति अर्थात पावर, पावर में आने पर वाट लगा देंगे। अगला है मित्रों, पारिस्थितिकी पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऊर्जा, संख्या, जैवभार या फिर सभी। तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है ये इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, ऊर्जा पिरामिड, संख्या का पिरामिड और जैवभार। वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, वृक्ष हैं, वाहन है, वर्षा है या समुद्र है? तो मित्रों इसमें वाहन प्रमुख स्रोत में आएगा, वृक्ष, वर्षा और समुद्र ये वायु प्रदूषण नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिचर स्केल से, सेल्सियस से, डेसिबल से या न्यूटन से? मित्रों न्यूटन से बल की मात्रा नापी जाती है। डेसिबल से क्या होता है? तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता नापी जाती है। सेल्सियस से तापमान नापा जाता है और रिचर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मानव निर्मित आपदा है भूकंप, बाढ़, सूखा या फिर औद्योगिक विस्फोट? मानव निर्मित की बात हो तो इसमें औद्योगिक विस्फोट आएगा, बाकी भूकंप, बाढ़ और सूखा ये प्राकृतिक आपदा में आता है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का पहला चरण है पुनर्वास, राहत, तैयारी या फिर शमन? पहले चरण की बात हो रही है मित्रों और पहला चरण होता है तैयारी। अगला प्रश्न है, चक्रवात अधिकतर उत्पन्न होते हैं मरुस्थल में, महासागरों में, पर्वतों पर या फिर मैदानों में? अधिकतर पूछा गया है और अधिकतर चक्रवात आप लोग देखते हैं महासागरों में होता है, तूफानी बारिश जिसको हम लोग कहते हैं। सुनामी का मुख्य कारण है, क्या है? ज्वालामुखी, समुद्र के भीतर भूकंप, चक्रवात या फिर वर्षा? प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है समुद्र के भीतर का भूकंप। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रटंत ज्ञान, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, केवल परीक्षा या फिर तथ्य संग्रह? तो मित्रों पर्यावरणीय संवेदनशीलता ही ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में परियोजना विधि का उद्देश्य है पुस्तक पढ़ना, व्यवहारिक अनुभव, नोट्स बनाना या परीक्षा की तैयारी? तो क्या है मित्रों इसमें आपका है व्यवहारिक अनुभव। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश का महत्व है क्योंकि वह सरल होता है, वह सस्ता होता है, वह बच्चों से जुड़ा होता है, वह पाठ्य पुस्तक में होता है? क्या होगा? तो इसमें होगा कि वह बच्चों से जुड़ा होता है। स्थानीय परिवेश का महत्व यही है कि बच्चों से जुड़ा होता है, बच्चे उसको आसानी से सीखते हैं। बालक ईवीएस में सर्वश्रेष्ठ सीखता है, कैसे? सुनकर, देखकर, करके या फिर लिख करके? कैसे सीखता है बच्चों? तो बालक ईवीएस में सबसे बेहतर सीखता है करके। अगला प्रश्न है, ईवीएस में अवलोकन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, शैक्षणिक भ्रमण या फिर लिखित कार्य? तो अवलोकन करना है, बच्चों को देखना है, तो उसके लिए आप शैक्षणिक भ्रमण आपका सबसे। मच्छरों से फैलने वाला रोग है कौन सा? टाइफाइड या फिर मलेरिया या हैजा या फिर टीबी? तो क्या है मित्रों इसमें जो मलेरिया है, डेंगू है और हम लोग जिसको पाँवपिल यानी हाथी पाँव वाला कहते हैं, वो सभी ये सब किससे हैं? मच्छरों से फैलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग भ्रम पैदा करता है, सीखने को सार्थक बनाता है, समय लेता है या कठिन होता है? तो क्या करता है? सीखने को सार्थक बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल संरक्षण का उपाय है? नल खुला छोड़ना, वर्षा जल संचयन या फिर नदियों में कचरा या अधिक पानी बहाना? तो क्या होता है मित्रों? वर्षा जल का संचयन जल संरक्षण का उपाय है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है जानकारी देना, परीक्षा पास कराना, जिम्मेदार नागरिक बनाना या फिर नौकरी दिलाना? तो क्या होता है? जिम्मेदार नागरिक बनाना। अगला और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है कौन सी विटामिन की कमी से चिलोसिस रोग होता है? विटामिन B1, B2 या B7 या B12?
तो कौन सा है मित्रों? इसमें विटामिन B2 होता है चिलोसिस, जिसमें ओट्स में सूजन आ जाता है, ओट फटने लगते हैं, ये सारी समस्या होती है और ये विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। इस प्रकार से आप लोगों का आज के सेशन का 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। ऐसे ही समस्त इंपॉर्टेंट सीरीज पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही साथ ये भी बताते रहें कि कितने प्रश्न आपके सही गए। मिलते हैं फिर अगले प्रश्न में, अगले प्रश्नों की सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।